सो हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगलीस नेचर ऑफ मैटर और लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाले पार्ट में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स थियरी। सो हम लोग ने देखो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग ने इमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था हाइड्रोजन के लिए, और वहाँ पर हमने 5 डिफरेंट सीरीज स्टडी किया था। याद है सबको? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बराबर। तो ये जो सारे सीरीज थे वहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे वो इमिटेड रेडिएशन का हम वेव नंबर देखो कैलकुलेट करते थे, और वो वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, और वेव नंबर इक्वल्स टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2²। यस और नो? ये हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया था। तो ये जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ वो हम यहाँ पर अभी डेरिवेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले, वो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते। सो यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थियरी। सो हम लोग ने ऑलरेडी बोर्स थियरी का सेकेंड पोस्टुलेट में ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू एन इनर ऑर्बिट ऑफ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो क्या करेगा? रेडिएशन को इमिट करेगा। यस और नो? ये ऑलरेडी हमने सेकंड पोस्टुलेट में डिस्कस किया था। सो यहाँ पर देखते हैं। सो ये हो गया न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट। सो यहाँ पर क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन सपोज अपना आउटर ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में जो अपना हायर ऑर्बिट है, और यहाँ पर देखो वो हायर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिया गया है? Ni। तो ये है मेरा आउटर ऑर्बिट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है Ni। बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी देखा है हर एक ऑर्बिट्स को हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज देते। सो जो आउटर ऑर्बिट है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सपोज Ni। ठीक है। अब क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। यस और नो? सो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। सो एनर्जी को इमिट करके, रेडिएशन को इमिट करके वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। और जो ये अपना लोअर ऑर्बिट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है? Nf। तो ये ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है Nf। क्लियर? ये हो गया हम लोग ने जो ऑलरेडी सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया था। आगे देखते। द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। अब इसका मतलब क्या है? तो ये जो अपने दोनों ऑर्बिट है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, और जो एनर्जी को वो इमिट कर रहा है, तो वो जो एनर्जी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो रेडिएशन के एनर्जी क्या रहेगा? तो वो वैल्यू किसको इक्वल टू रहेगा? तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल। तो सपोज अपना जो आउटर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी है EI और इनर ऑर्बिटल का एनर्जी है EF। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर से लोअर ऑर्बिट में तो जो वो रेडिएशन इमिट करने वाला है उसका एनर्जी क्या रहेगा? तो उसका एनर्जी इक्वल टू रहेगा ये दोनों ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसको। तो एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ई से। सो हायर और लोअर ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है? डेल्टा ई। सो डेल्टा ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ऑब्वियसली बात है हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी। सो EI माइनस EF। क्लियर? तो डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्बिट।
और जो भी वैल्यू मिलेगा वो किसको इक्वल टू रहेगा, सो जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उसके एनर्जी को इक्वल टू रहेगा। ये हो गया अपना सेकंड पोस्टुलेट और थर्ड पोस्टुलेट जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बेसिस पे हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा ई इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ। आगे हम देखेंगे अभी डेरिवेशन पार्ट। So according to the result derived from Bohr's theory, the energy E of an orbit is related to principal quantum number n by। तो रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखो हम लोग ने एनर्जी के लिए फॉर्मूला स्टडी किया था। क्या था फॉर्मूला? E इक्वल्स टू माइनस आर एच 1/n²। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ने रिजल्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया था, बराबर। तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? डेल्टा ई चाहिए ना। यहाँ पर हम लोग ने देखा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? ई आई माइनस ई एफ। तो अभी हम क्या करेंगे, वही एनर्जी जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा, वही एनर्जी वाले फॉर्मूला को हम ई आई के फॉर्म में भी लिखेंगे और ई एफ के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ई आई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस आर एच 1/, अभी n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ni², बिकॉज यहाँ पर जब मेरा एनर्जी ये ऑर्बिट का ई आई है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है? ni। तो n की जगह पर हमें क्या लिखना रहेगा? ni। क्लियर? तो ये हो गया आउटर ऑर्बिट का एनर्जी जो है मेरा ई आई। नेक्स्ट अभी हम इनर ऑर्बिट के लिए लिखेंगे। सो इनर ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? ई एफ इक्वल्स टू माइनस आर एच 1/n। अभी यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? देखो एन एफ। तो यहाँ पर n की जगह पर हम लिखेंगे NF²। क्लियर? सो ये हो गया ई आई का वैल्यू, ये हो गया ई एफ का वैल्यू। अब यहाँ पर है अपने पास इक्वेशन डेल्टा ई इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम ई आई का वैल्यू पुटअप करेंगे और ई एफ का वैल्यू पुटअप करेंगे। सो यहाँ पर देखो वही किया है, डेल्टा ई में ये हो गया ई आई का वैल्यू, देखो माइनस आर एच 1/ni², वही है माइनस आर एच 1/ni²। और यहाँ पर फिर माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ई इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ। क्लियर? अब ई एफ का वैल्यू लिखेंगे। ई एफ का वैल्यू क्या है? माइनस आर एच 1/nf²। तो ये हो गया माइनस आर एच 1/nf²। क्लियर? तो ये हो गया हमें डेल्टा ई का वैल्यू। नेक्स्ट अभी यही इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो आर एच है, यहाँ पर भी आर एच है, माइनस माइनस प्लस आर एच हो जाएगा। यहाँ पर भी इक्वेशन में क्या है? आर एच है। तो हम उसको क्या करेंगे? कॉमन निकाल सकते हैं। और ये जो माइनस माइनस पॉजिटिव टर्म हो जाएगा ना, ये वैल्यू पूरा क्या होने वाला है? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यू को पहले लिखेंगे और माइनस वाला वैल्यू पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा देखो। सो ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आर एच 1/ni² और माइनस माइनस प्लस आर एच 1/nf², बराबर यही होगा। अब यहाँ पर आर एच और आर एच कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, बाहर निकालेंगे। सो आर एच ये पॉजिटिव टर्म है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो 1/nf², ये नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस 1/ni²। तो हमें डेल्टा ई का वैल्यू ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आर एच इक्वल्स टू 1/nf² माइनस 1/ni²। क्लियर? ये कैसे आया? अब हम क्या करेंगे? आर एच का वैल्यू पुटअप करेंगे। हमें ऑलरेडी मालूम है आर एच क्या है? राइनबर्ग कांस्टेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू इन जूल पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आर एच का वैल्यू क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, जो हम लोग ने रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आर एच का वैल्यू है, जूल्स में ले रहे, तो जूल्स में वैल्यू ये होता है। तो आर एच की जगह पर उसका वैल्यू पुटअप किया, बाकी सब तो एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन इन द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रहे थे उसका अगर हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं? अभी ये जो मेरा एनर्जी डिफरेंस वाला इक्वेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अभी वेव नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो वेव नंबर के टर्म्स में हम अभी ये इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था प्लैंक कांस्टेंट, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव में, सॉरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये वाला इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया था, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पर हम लोग ने वही इक्वेशन लिया है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर? अभी हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, वेव नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ने और एक फॉर्मूला देखा था, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, C इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू तो ऑलरेडी हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। क्लियर? हमें इक्वेशन चाहिए वेव नंबर के फॉर्म में, तो अभी हम लैम्डा को क्या करेंगे, वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो हमारे पास और एक रिलेशन है, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। हमने देखा था ना वेव नंबर का डेफिनेशन भी, देखो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर, तो यहाँ पर वही लिया है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू बार। तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह पर 1 अपॉन न्यू बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपने पास C इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, और लेमडा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन न्यू बार, क्योंकि लेमडा इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू बार। हमें चाहिए न्यू बार का फॉर्मूला, तो न्यू बार यहाँ पर लेके आएंगे, C को यहाँ पर लेके जाएंगे, तो न्यू बार इक्वल्स टू C 1 अपॉन C इंटू न्यू। तो न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन C इंटू न्यू, ये फॉर्मूला हमें मिला। तो यहाँ पर वही दिया गया है, देखो न्यू बार इक्वल्स टू न्यू अपॉन C, और ये सारे जो है वो यूनिट लिखा हुआ है। डेल्टा ई दैट इज एनर्जी का यूनिट जूल, प्लैंक कांस्टेंट का जूल सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, तो यहाँ पर हम लोग ने यूनिट्स लिखे हुए। वेव नंबर का होता है सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो यहाँ से आया है ये वाला फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, न्यू का वैल्यू पुट अप करेंगे। न्यू का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, सो यहाँ से हम न्यू का वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जो भी एच वैल्यू है उसको यहाँ पर लेके जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा ई अपॉन एच बराबर, तो यहाँ पर न्यू की जगह पर हम लिख रहे हैं डेल्टा ई अपॉन एच और 1 अपॉन सी एज इट इज। क्लियर? तो न्यू बार का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ई अपॉन एच इंटू 1 अपॉन सी। डेल्टा ई अपॉन एच किसका वैल्यू है, न्यू का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज पुट अप करेंगे, जैसे कि डेल्टा ई दैट इज एनर्जी डिफरेंस, तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। तो वही वैल्यू हम डेल्टा ई की जगह पर लिखेंगे। सो देखो डेल्टा ई की जगह पर हमने क्या लिया है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डेल्टा ई का वैल्यू। अब हम एच का वैल्यू लेंगे। एच क्या है अपना, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो ये हो गया एच का वैल्यू। यहाँ पर है सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। किस में है, सेंटीमीटर में। सो स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है डेल्टा ई, एच और सी, तो ये सारे के वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पर पुटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सारे देखो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रहे हैं, तो जब हम ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 109677। क्लियर? सो न्यू बार ये किसका वैल्यू है, न्यू बार इक्वल्स टू, जब ये सारे वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 109677।
और ये तो एज इट इज रहेगा 1/nf² माइनस 1/ni²। तो अगर आप ये इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन सिमिलर है जो हम लोग ने लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, सिर्फ चेंज क्या हुआ है। तो वहां पर हमने फॉर्मूला देखा था न्यू बार इक्वल्स टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2²। वहां पर हम n1 और n2 कंसिडर करते थे, यहाँ पर हम लोग ने nf और ni लिया हुआ है, बस बाकी सब एज इट इज ही है। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो nf की वैल्यू अगर हम n1 कंसिडर करें और ni की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, n2, मतलब ni की जगह पर हम n2 लिख देंगे और nf को हम n1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफरेंट टर्म से डिनोट किया था। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने nf और ni वर्ड यूज किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, बट जब हम nf इक्वल्स टू n1 बोलेंगे तो यहाँ पर n1 आ जाएगा, ni की जगह पर अगर हम n2 लिख देंगे तो यहाँ पर n2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एज इट इज किसकी तरह हो जाएगा, वेव नंबर का फॉर्मूला की तरह। क्लियर? तो ये हो गया उसका डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना, या तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। हायर से अगर लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी इमिट करके आएगा, लोअर से हायर में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हम किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। सो आपको मालूम है ऑलरेडी हम लोग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 5 सीरीज डिस्कस किया था। कौन कौन से थे वो सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफर्न सीरीज। तो वही 5 सीरीज के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट आपको वो जो बॉक्स हम लोग ने स्टडी किया था ना, वो बॉक्स अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली ये समझ जाओगे। सो वहां पर देखो हम लोग ने n1 और n2 का वैल्यूज लिया था, हर एक सीरीज के लिए n1 और n2 वैल्यू डिफरेंट था। तो वो बॉक्स के अकॉर्डिंगली ही वैल्यूज से हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइमन सीरीज, तो आपको अगर याद नहीं है तो वो बॉक्स में जो हम लोग ने वैल्यू स्टडी किया है वो देखोगे। सो लाइमन सीरीज में हमने देखा था n1 का वैल्यू स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। सो फॉर लाइमन सीरीज n1 इक्वल्स टू 1। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो n2 का वैल्यू क्या होता है आप सबको मालूम है, n1 + 1, देन n1 + 2, n1 + 3। तो n1 का वैल्यू जो भी है उसमें हम 1 2 3 ऐड करते जाएंगे। सो 1 है तो n2 का वैल्यू हमें मिलेगा 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? ये हो गया लाइमन सीरीज। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे अगर बाल्मर सीरीज की। तो बाल्मर सीरीज के लिए हम लोग ने देखा था n1 का वैल्यू क्या रहेगा, 2। तो n2 का वैल्यू क्या रहेगा, जो भी n1 का वैल्यू है उसमें आप 1 ऐड कर दोगे, सो 3, फिर 2 ऐड करोगे तो 4 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पास्टन सीरीज। सो फॉर पास्टन सीरीज n1 का वैल्यू क्या है, 3। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट अभी हम लिखेंगे ब्रैकेट सीरीज। फॉर ब्रैकेट सीरीज n1 का वैल्यू है 4, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 6 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पीफर्न सीरीज। तो पीफर्न सीरीज के लिए n1 का वैल्यू है 5, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने वो बॉक्स जो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, फिर भी याद नहीं है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। सो अभी हम यही बेसिस पे ये स्पेक्ट्रम दिया गया है। देखो फर्स्ट है अपना लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज में n की वैल्यू क्या होती है, 1। यस और नो, n1 की वैल्यू क्या होती है, 1। n2 की वैल्यू क्या है, आप कोई भी ले सकते हो, 2 3 4 5 6
कुछ भी ले सकते हो। N1 मतलब होता है अपना लोअर ऑर्बिट, N1 मतलब लोअर ऑर्बिट। और हायर ऑर्बिट कौन सा हो सकता है, तो आप 2 भी ले सकते हो, उसमें 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। सो कोई भी वैल्यू आप हायर ऑर्बिट में ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांजिशन कहाँ से होगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में होगा, जब वो एनर्जी को इमिट करेगा। तो कौन कौन से हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपना लोअर ऑर्बिट में आ सकता है, तो वही वैल्यूज यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अगर अपना इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ पर आएगा, 1 में आएगा। 1 में क्यों आएगा, बिकॉज फॉर लाइमन सीरीज लोअर ऑर्बिट का वैल्यू क्या है, 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, 1, मतलब सबसे लोअर ऑर्बिट यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर देखो n इक्वल्स टू 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है उनका, n इक्वल्स टू 1 में। अगर आप दूसरा और एक ले लो, 3 ले लो, हायर ऑर्बिट ये ना, ये सारे तो अगर आप लोगे 3 वैल्यू, तो 3 लोगे तो भी वो कहाँ पर आएगा, 1 की तरफ ही आएगा, क्योंकि लोअर ऑर्बिट कौन सा है, 1 है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, 1। अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 से भी उसका ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट में हो रहा है, n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर सबसे लोअर ऑर्बिट कौन सा है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, 1। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से होगा, कोई भी हायर ऑर्बिट आप ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, बट वो कौन से लोअर ऑर्बिट में आएगा, ऑलवेज 1, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू रहेगा 1। और वो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज में देखो N1 क्या है, दैट इज अपना लोअर ऑर्बिट। फॉर बाल्मर सीरीज लोअर ऑर्बिट का वैल्यू क्या रहेगा, 2। हायर ऑर्बिट आप कोई भी ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जब ट्रांजिशन होगा तो आप देखोगे, देखो 3 से कहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 पे। 4 से भी कहाँ पर आ रहा है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है। 5 से भी 2 पे। तो फॉर बाल्मर सीरीज हम क्या बोलेंगे, जो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है वो कौन सा है, 2 है। इसलिए यहाँ पर कोई भी हायर ऑर्बिट आप लोगे, बट इलेक्ट्रॉन का लोअर ऑर्बिट ऑलवेज कौन सा रहेगा, वैसा ऑर्बिट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 रहेगा। तो ये हो गया फॉर बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पास्टन सीरीज। सो फॉर पास्टन सीरीज हमें मालूम है N1 का वैल्यू क्या है, 3। N1 क्या है, अपना लोअर ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। सो N1 है 3, N2 है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो जैसे हम फर्स्ट और लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज में एक्सप्लेन किए, सेम हम यहाँ पर पास्टन सीरीज के लिए भी एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे। सो यहाँ पर कोई भी आप हायर ऑर्बिट ले लोगे, इलेक्ट्रॉन का लोअर ऑर्बिट कौन सा रहेगा, ऑलवेज n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर देखो 4 से वो 3 पे ही ट्रांजिशन होगा, 5 से भी n इक्वल्स टू 3 वाले ऑर्बिट में ही ट्रांजिशन होगा, या आप कोई भी हायर ऑर्बिट ले लो, 5 ले लो तो भी वो 3 पे ही ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लोअर ऑर्बिटल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। कौन से सीरीज में, पास्टन सीरीज में। नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। सो ब्रैकेट सीरीज में देखो N1 का वैल्यू क्या है, 4, दैट इज लोअर ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। और N2 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 5 से भी वो 6 में आएगा, 6 लोगे तो भी वो 5 से भी वो 4 में आएगा, 6 लोगे तो भी वो 4 में ही आएगा, और 7 लोगे तो भी वो कहाँ पर आएगा, 4 में ही आएगा। कौन से सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में। क्लियर, क्योंकि लोअर ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है 4। तो कोई भी हायर ऑर्बिटल से भले ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, बट वो लोअर कौन से ऑर्बिटल में आएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4 रहेगा। नेक्स्ट इज पी फंड सीरीज। सो पी फंड सीरीज में N1 वैल्यू है 5, दैट इज सबसे लोअर ऑर्बिट कौन सा है यहाँ पर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 5 रहेगा। और हायर तो हमें मालूम है 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, 6 से वो 5 में आएगा, 7 से भी वो 5 में आएगा, 8 से भी वो 5 में आएगा, और वो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, पी फंड सीरीज। तो बहुत ही इजी डायग्राम है, सिर्फ हमें ये वैल्यूज मालूम होनी चाहिए तो हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये हो गया अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जहां पर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल।
सो हम लोग ने रिजल्ट डिस्कस किया, पोस्टुलेट डिस्कस किया, वेव नंबर का डेरिवेशन डिस्कस किया। अब हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन क्या थे, दैट इज ड्रॉबैक्स क्या थे। सो फर्स्ट इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ने लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखा था, वहां पर देखो हमें लाइंस मिल रही थी, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम जब हमने देखा था तो ऐसे हमें फाइन लाइंस मिल रहा था, बराबर। सो जब हम उसमें स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू ये इमिशन स्पेक्ट्रम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो सिंगल लाइन हमें दिख रही है ना, उसमें भी बहुत सारी मल्टीपल लाइन प्रेजेंट है, स्मॉल 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 बहुत सारी मल्टीपल लाइंस उसके अंदर प्रेजेंट है। हमें मालूम है जब भी हम कोई भी चीज देखो माइक्रोस्कोप में दिखते तो उसमें और डिटेल में हम अंदर क्या हो रहा है वो देख सकते। सेम वे ये सिंगल लाइन हमें दिख रही थी, बट जब हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो वो सिंगल लाइन में भी और फाइन लाइंस प्रेजेंट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये हो गया उनका एक ड्रॉबैक। देन बोर्स मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी सारे एलिमेंट का भी तो इमिशन स्पेक्ट्रम है, हर एक एलिमेंट के पास इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जितने भी अपने पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, तो उनका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं था। तो ये भी हो गया एक मेजर ड्रॉबैक। सो बोर्स थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हम लोग ने देखा था, देखो जब हम इमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था जो गैप था, मतलब क्या, जो लाइन हमें स्पेक्ट्रम में मिल रहा था वो एक कंटिन्यू मैनर में नहीं था। कोई कोई जगह पर बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट था, कहाँ पर बहुत कम स्पेस था, दो लाइन बहुत क्लोज में था। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेपरेशन क्यों मिल रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी क्यों मिल रहा है, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक था। बोर्स थियरी फेल टू एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्ड। सो यहाँ पर जो एटम है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, यस और नो। जब कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। तो ये एटम मॉलिक्यूल में क्यों कन्वर्ट हो रहे, क्यों उनके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, क्या जरूरी है इसमें एटम को कंबाइन होकर मॉलिक्यूल में क्यों कन्वर्ट हो रहे, तो उनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यही सारे थे अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक, और यही ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए न्यू और थियरीज दिया गया, और उस वही थियरी अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक। स्क्रीनशॉट ले लो। सो जो भी ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए और दो न्यू स्टेटमेंट दिए गए जो थे। These two developed statements are de Broglie's proposed dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. So जो भी ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए और एक न्यू कोई थियरी की जरूरत थी, और वो न्यू थियरी दिया गया था, और वो न्यू थियरी में दो स्टेटमेंट थे। एक था डी ब्रोगली प्रपोजल ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। सो यहाँ पर देखो डुअल बिहेवियर हम लोग ने और एक का देखा था, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल बिहेवियर थे, कौन कौन से थे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो अपने पास मैटर है वो मैटर को भी क्या है, देखो डुअल बिहेवियर है। मतलब हम क्या बोलेंगे, अब मैटर के पास भी वेव नेचर है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए डिस्कस किए कि वहां पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है, सेम फॉर मैटर। मैटर के पास भी अब क्या है, हम क्या बोलेंगे, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। किनके थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया था, बाय डी ब्रोगली। सो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो स्टेटमेंट न्यू दो थियरीज दिया गया था बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन के बाद। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, डी ब्रोगलीज प्रपोजल ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं अभी, डी ब्रोगली नेचर ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में। तो जो अपना मैटर है
उसके पास भी अभी क्या है, दो नेचर है। कौन कौन से, एक है पार्टिकल नेचर और एक क्या है, वेव नेचर। क्लियर। तो ये दो नेचर अपने पास मैटर के पास, कोई भी मैटर के पास प्रेजेंट रहेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखो हम लोग ने क्या स्टडी किया था, और वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के आसपास में रोटेट कर रहा है, यस और नो। और जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने क्या कंसीडर किया था, पार्टिकल कंसीडर किया था, और हमने क्या बोला था, वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, यस और नो। बट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो भी मैटर आपके आसपास रहेंगे वो हर एक मैटर के पास दो नेचर रहेगा, एक रहेगा पार्टिकल नेचर और एक क्या रहेगा, वेव नेचर। फिर हम क्या बोलेंगे, अपने पास तो बहुत सारे मैटर है, अपने आसपास भी तो बहुत सारे मैटर दिख रहे हैं ना हमें, जैसे कि ये पेन ही ले लो, मार्कर ले लो, सब मैटर ही तो है। तो फिर उसमें हमें कभी भी वेव नेचर दिखता है क्या, नहीं दिखता। हमें कभी भी वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं किया है, सिर्फ हमने पार्टिकल नेचर की ही बात की है। सो पर यहाँ पर तो क्या बोला जा रहा है, हर एक मैटर के पास दो नेचर है। तो फिर उसके लिए एक रिलेशन है। पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल मतलब क्या, कोई भी मैटर अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा मतलब उसके पास क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। सो कोई भी अगर अपना मैटर जब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मोमेंटम होता है। और अगर हम बात करेंगे कोई मैटर जो वेव की तरह बिहेव करता है, तो कोई मैटर अगर वेव की तरह बिहेव करता है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी, वेवलेंथ रहेगा, क्योंकि वेव के पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड होएगा, वेलोसिटी होएगा, मोमेंटम होएगा, बराबर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ एसोसिएट रहता है, पार्टिकल नेचर के साथ। और वेवलेंथ किसके साथ एसोसिएट रहेगा, वेव नेचर के साथ। तो अगर हम बात करें मोमेंटम, दैट इज पी, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन, सो उसके लिए रिलेशन दिया गया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। सो ये एक रिलेशन दिया गया था बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम होता है एम इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ और मास का रिलेशन देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, वेवलेंथ एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही अपने काम की चीज है वेव और पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अभी हमने क्या बोला, अगर कोई मैटर है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो हम वेव नेचर क्यों नहीं देख पा रहे, यस और नो। पार्टिकल नेचर तो हमें दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर देखो जो वेवलेंथ है और मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जो भी ऑब्जेक्ट का मास, जो भी मैटर का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दे आर इन इनवर्स रिलेशन। सो जो भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा वो ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ कम रहेगा। वेवलेंथ मतलब क्या, उनका वेव नेचर। मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को। तो जो भी पार्टिकल या कोई भी मैटर का मास ज्यादा है मतलब क्या, उसका पार्टिकल नेचर शो होगा, वेव नेचर शो नहीं होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो अपने आसपास जितने भी चीजें हैं वो सारे क्या है, वैसे मैटर है जिसका मास ज्यादा है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक है ना। सारे ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मतलब उनका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से उसका हमें कौन सा नेचर नहीं दिखता है, वेव नेचर नहीं दिखता है, बिकॉज दे आर इन इनवर्स रिलेशन। बट जब हम अगर बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक मैटर की, जिसका मास बहुत ही निग्लिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, यस और नो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का मास हम लोग ने देखो फर्स्ट पार्ट में ही स्टडी किया था। उनके मास तो देखो 10 टू द पावर माइनस में थे, मतलब ना के बराबर होता है ना उनका मास। तो अगर उनका मास कम है तो उनका कौन सा नेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ ज्यादा होगा, मतलब क्या, वेव नेचर वो शो करेंगे। क्लियर। तो ये किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है। सो फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट उनका पार्टिकल नेचर शो होता है, और जब हम बात करेंगे कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की तो कौन सा नेचर शो होता है, उनका वेव नेचर शो होता है। तो जैसे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो नेचर थे, सेम वे मैटर के पास भी क्या है, दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर।
सो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हमें पार्टिकल नेचर शो होता है, बिकॉज उनका मास ज़्यादा है इसलिए वेव नेचर कम हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे कौन सी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वैसे पार्टिकल जिसका मास कम रहेगा तो वेव नेचर ज़्यादा रहेगा। क्लियर? तो इसीलिए हमें आसपास जो अपने मैटर है उसमें वेव नेचर नहीं दिखता है। सो यह एक्सप्लेनेशन दिया गया था बाय डी ब्रोगली। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव कर रहा है, जो कि अभी कंप्लीटली क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली जो भी मैटर है उनका मास अगर स्मॉल रहेगा तो उनका वेव नेचर दिखेगा हमें। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो हो गया फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर हमने बोला मैटर के पास दो नेचर है। अगर हम बात करेंगे पार्टिकल की तो उनके पास क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। अगर हम बात करेंगे वेव की तो उनके पास क्या रहेगा, वेवलेंथ प्रॉपर्टी रहेगा। और ये हो गया उनका रिलेशन। नेक्स्ट अभी हम सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it states that it is impossible to determine simultaneously exact position and exact momentum of an electron। तो ये स्टेटमेंट के थ्रू क्या बताया गया है, हम कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट कर सकते। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ, यस और नो। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन और स्पीड दैट इज वेलोसिटी कभी भी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक साथ मेजर नहीं कर सकते। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम देखो क्या बोलते थे, हम लोग ने पोस्टुलेट में देखो स्टडी किया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर की तरह पार्टिकल है, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलरली रोटेट कर रहा है। मतलब हम उसकी पोजीशन भी बता रहे थे कि वो कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है और कौन सी स्पीड से रोटेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की, वो भी हम मेजर कर पा रहे थे, जो हम लोग ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया। बट अभी यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वैल्यूज हमें कभी भी दोनों का एक साथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो हमने स्टडी किया था वो सब ड्रॉबैक्स में आ जाता है, और उसके बाद ये सारे प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वेलोसिटी और पोजीशन हम एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते साथ में, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, तो हमने बोला हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं करते। मतलब क्या, वो वैल्यूज जो है पोजीशन और मोमेंटम की जो वैल्यूज है उसमें सर्टन वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब क्या, वो सर्टन वैल्यूज हमें नहीं मिल रही है। मतलब क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी है, यस और नो। मोमेंटम और पोजीशन का वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है साथ में, मतलब वो वैल्यूज में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी से। तो ये डेल्टा एक्स क्या है, सो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो जो पोजीशन की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है उसको रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स से। और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो जो मोमेंटम की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा पी एक्स। क्लियर। सो जब हम वो दोनों अनसर्टेनिटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई वैल्यू। h दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है। सो ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। अभी यहाँ पर है मोमेंटम, मोमेंटम को आप m इंटू वी भी लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो ये हो गया अपना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर आपके डेल्टा एक्स वैल्यू में अनसर्टेनिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा एक्स दैट इज पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, दैट इज डेल्टा एक्स।
मोमेंटम की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा पी से, क्लियर। और उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा h/4 पाई। और यहाँ पर देखो दोनों मल्टीप्लाई में, अगर ये यहाँ पर चले जाएगा तो अपॉन में होगा, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। इसका मतलब क्या है, अगर पोजीशन अपने पास जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी वैल्यू है उसमें अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, मतलब क्या पोजीशन की वैल्यू में अनसर्टेनिटी ज्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम देखो उससे क्या है, इनवर्सली रिलेशन में है, तो मोमेंटम की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कम होगा। अगर पोजीशन की वैल्यू में अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो मोमेंटम की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कम होगा। अनसर्टेनिटी कम होना मतलब क्या, सर्टेनिटी ज्यादा होना, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, अगर मोमेंटम की वैल्यू सर्टन है मतलब एग्जैक्ट मिलेगी, तो डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी वैल्यू पोजीशन की ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा एक्स में इंक्रीज रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो डेल्टा पी का अनसर्टेनिटी कम रहेगा। और सर्टेनिटी पी का कम होना मतलब मोमेंटम का अनसर्टेनिटी कम होना, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। वाइस वर्सा भी हम बोल सकते, अगर मोमेंटम की वैल्यू में अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो पोजीशन की वैल्यू में सर्टेनिटी ज्यादा होगा, क्लियर। तो यहाँ से हमें वो इनवर्स रिलेशन समझ में आता है। तो ये हो गया अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसका ये स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दो फॉर्मूला और ये अपना इक्वेशन स्टेटमेंट याद होना चाहिए। सो क्लियर, इजी है, दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किए। थैंक यू।